औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा अपना पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि फॉर 15 ईयर्स जब से मैंने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी में, तो तब से जो है वो ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो वो ए और एन का फ़र्क भी नहीं उनको मालूम है कि ए कहाँ पे लगाना है और एन कहाँ पे लगाना है। और इसी तरह से ये तो सबसे समझने की बेसिक बात है जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ते हुए ये नर्सरी क्लास में सिखाया जाता है कि ए जो है वो कहाँ पे लगेगा और एन जो है वो वॉवल साउंड्स के साथ, या वॉवल्स के साथ, उस वक्त वॉवल्स बताया जाता है, वॉवल साउंड्स नहीं बताया जाता है, मगर ये कि वॉवल साउंड्स के साथ जो है एन लगेगा। तो ये चीज़ उन्हें नहीं बताई जाती है बच्चों को। बहरहाल वॉवल साउंड के साथ जो है एन लगता है, जिस तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन या आ यूनिवर्सिटी। अब यू से स्टार्ट हो रही है मगर उसके साथ आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे। तो बहरहाल तो ये चीज़ें भी बच्चों को नहीं मालूम है। तो इसी वजह से ये होता है कि एक तो दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा इससे डर जाते हैं फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। उनको एक तो ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं पुराने या जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी इंग्लिश ज़ाहिर है इस तरह की नहीं है कि वो बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दे पाएँ। तो बच्चे बहुत रिलक्टेंट फील करते हैं, बहुत डर जाते हैं कि ये पता नहीं ऐसी लैंग्वेज है कि जो बोलता है तो बड़े चुप करके बैठ जाते हैं कि पता नहीं हमें तो समझ भी नहीं आएगी। और याद रखें कि जब आपके दिल में कोई खौफ आ जाएगा, किसी चीज़ का डर बैठ जाएगा, तो फिर आप उसको कर भी नहीं पाएंगे उस काम को। आप बचपन से इतने डर चुके हैं इंग्लिश से कि आप कहते हैं कि ये तो हमें आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो ये आपने अपना टारगेट बना लेना है कि आपने अगर किसी काम को करना है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। ये आप जहन में रखें। इंग्लिश बिल्कुल आएगी अगर आप उसको तरीके से लेके चलेंगे। तो दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे जब ट्राई करते हैं तो वो फिर दूसरे लोग जो गलत इंग्लिश बोलता है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि बच्चे जो है मज़ीद डर जाते हैं कि मज़ीद जो है वो शर्मिंदगी से बचने के लिए वो इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं, या इंग्लिश एटलीस्ट उसकी तरफ तवज्जो ही देनी छोड़ देते हैं कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत अंग्रेज़ बन रहा है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो आप लोग जो है ख़ास तौर पे जो एम इंग्लिश कर रहे हैं या जो लोग CSS करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश जो है उसको अच्छा करने की, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप पास नहीं होंगे, क्योंकि सारे पेपर्स आपने इंग्लिश में देने हैं। ये वही हिसाब हो जाएगा कि सारे पेपर्स जो हैं अरबिक में हों, और मैं अब इस लेवल पे आके कहूँ कि जी मैंने अरबिक जो है वो बेसिक से स्टार्ट करनी है और मैंने जो है वो अरबिक में पेपर्स देने हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए क्या इज़ इट पॉसिबल फॉर मी। दूसरी एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप लोग इसको जस्ट लैंग्वेज समझें। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ नथिंग टू डू विद कि आपकी कोई इसमें बहुत बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप गलत हो जाएंगे। तो हर बंदा गलत होता है कहीं ना कहीं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपका वो कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं बच्चों को जब क्लास में होते हैं तो वहाँ मैं किसी को अगर रीडिंग करने के लिए कोई देता हूँ कोई चीज़, या मैं उनको कहता हूँ कि आप रीड आउट करें, तो बच्चे जो है वो डर के मारे वो ये भी नहीं कहते कि हम पढ़ते हैं। कई लोग पढ़ना चाह भी रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो गई तो साथ वाले मजाक उड़ाएंगे। तो मैं उनको हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो मैं उसको रीडिंग करने के लिए दे दूँगा। आपको ये बात मालूम है ना, मैं इस बात का क्लेम कर सकता हूँ ना कोई कर सकता है कि परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो आप लोग जो है वो फिर बच्चे जो है थोड़ा सा इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि चलें कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, एटलीस्ट एज़ फार एज क्लास इज़ कंसर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी गलत हो सकता है। तो उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर डेवलप होता है। मगर क्योंकि 14 ईयर्स की जो एजुकेशन है वो बग़ैर ज़ाहिर है एक बेस के वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर वो हर लाइन में जो है उनकी गलतियाँ होती हैं, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स होती हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मिस्टेक्स होती हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की मिस्टेक्स होती हैं, प्रपोजिशंस की मिस्टेक्स होती हैं, कंजंक्शंस की मिस्टेक्स होती हैं। तो बेशुमार किस्म की मिस्टेक्स, आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। तो उस वजह से ये होता है कि इंग्लिश जो है वो जब लिखते हैं तो बहुत गलत कर देते हैं सारा कुछ, और फिर वो कहते हैं कि हमने तो सही लिखा था। भाई मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको पता हो कि आप गलत लिख रहे हैं तो आप गलत लिखेंगे क्यों। तो इंग्लिश ये नहीं होती कि जो आपने सोच लिया वो इंग्लिश बन गई। कि जिस तरह से अब आपने पढ़ा होगा कि इज़ एम आर, इज़ का मतलब क्या है
और जो मुर्गी है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं चिकन, तो आप शॉप पे जाके ये नहीं कहेंगे कि चिकन इज़, ये चिकन है, नहीं, आप इस तरह से नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके उस लैंग्वेज की जो ग्रामेटिकल सिस्टम है, आपने जब तक कि वो आपको उस पर कमांड हासिल नहीं हो जाएगी, आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अब हम आ जाते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर सीखने के लिए मैंने हमेशा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं भी इसी सिस्टम से पढ़ के आया हूँ, तो मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है। माई मदर इज़ ऑल्सो एम इन इंग्लिश, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एम इंग्लिश किया था, तो 1971 में। तो जब सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि आप स्कूल्स में जब पढ़ते हैं, आपको एक ऐसा खौफनाक तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ों को। और मैंने वो सारा सिस्टम उससे भी गुज़रा, और जो मेरी वालदा ने मुझे जिस तरह से पढ़ाया वो भी मैंने जो है सारा सीखा। तो फिर मुझे उस नतीजे पे मैं पहुंचा कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि माय मदर टोल्ड मी समथिंग जो कि बेहतर था उस तरीके से जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। और अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो आपको उम्मीद है कि, मुझे पूरा यकीन है, बल्कि उम्मीद भी नहीं कहूँगा, मैं यकीन कहूँगा कि आप बहुत जल्दी वो स्टेप्स पार कर लेंगे जो कि आप अब तक नहीं कर पाए हैं। विदिन 2 मंथ्स, अगर आप 2 मंथ्स भी चल पड़े जैसे मैं कहूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि विदिन 2 मंथ्स आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप करने के काबिल हो जाएंगे जो कि आप अब तक नहीं कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ग्रामर जो आपने सीखनी है, तो उसके लिए आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने जहन में रखना है, और वो क्या है कि आपने ट्रेडिशनल वेज़ जो आपको स्कूल्स में बताए गए थे, ज़्यादातर लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी ने स्कूल में कोई डिफरेंट तरीके से ग्रामर सीखी हो, जो आपको ट्रेडिशनल वेज सिखाए जाते हैं कि आप पहले रूल्स याद करें कि फ़लाँ जो है टेंस है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है वो उर्दू में जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ताहू है, और उसको जो है फिर जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर ही शी इट के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा होता है, और जो है उसके बाद जो है जो अगर प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ जो है फिर वो एस और ई एस का इजाफा नहीं होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इतना आपने जब एक चीज़ को इतना जहन पे सवार कर लिया कि आपने रूल्स ही रूल्स याद करने शुरू कर दिए, और आप बाकी सारी चीज़ें भूल गए, आपको याद ही नहीं। और अब आप असल टॉपिक से हट के आप क्या कर रहे हैं, आप असल रोड से हट के साइड वाली रोड्स पे जा रहे हैं कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और वहाँ से आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि 12 टेंसेस हैं। फिर 12 जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गए, 12 में से 11 कर लें आप, एक आध यूज़ वैसे नहीं होता। ज़्यादातर जो टेंसेस यूज़ होते हैं पास्ट और प्रेजेंट यूज़ होते हैं, फ्यूचर कभी कभी यूज़ होता है, और थोड़े फ्यूचर के टेंसेस इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। वो भी मैं बाद में आपको बता दूंगा, अगर आप कहेंगे मैं मज़ीद एक लेक्चर बना दूंगा इस पर। तो आप जब ग्रामर के रूल्स याद करते हैं, इतने ज़्यादा रूल्स याद करते हैं, फ़लाँ का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, फिर पास्ट के इसी तरह से आ गए, और फ्यूचर के इसी तरह से आ गए, और फिर सारे रूल्स आपने याद कर लिए। उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बताया, वो सारे रूल्स दोबारा से चेंज हो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था उसको चेंज करने के लिए फिर आपने जो है ना वो इतने सारे रूल्स और याद कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आप डायरेक्ट की तरफ जाते हैं, और फिर आप प्रेपोजिशंस की तरफ जाते हैं, आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं, एंड इट इज़ सो ह्यूज अ सिस्टम ऑफ रूल्स कि यू वुड नॉट बी एबल टू गो ऑन विद इट। आप कभी भी ग्रामर नहीं सीख पाएंगे इस तरह से। असल तरीका क्या है, हो सकता है कि 100 में से एक बंदा कह लें आपके ग्रामर इस तरह से सीख ले तो सीख ले, या इंग्लिश इस तरह से सीख ले, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है वो इस वे में नहीं सीखती है। अब इसका दूसरी जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि आप लोगों की अपनी पर्सनल लैंग्वेजेस जो हैं, मेरी जिस तरह से उर्दू थी बेसिक लैंग्वेज, मेरे वालिद की जो फैमिली की लैंग्वेज है उर्दू, और मेरी वालिदा की तरफ से जो है सराइकी लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर लोगों का फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ये उर्दू स्पीकिंग नहीं था। पंजाबी हैं, सराइकी हैं, पश्तो स्पीकिंग हैं, सिंधी हैं, बलूचिस्तान से लोग हैं, बलोची स्पीकिंग है। तो यहाँ पे एक बहुत हिंदको स्पीकिंग लोग हो गए पाकिस्तान में जितने लोग हैं, तो उसमें या जो है दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं उर्दू के डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, राजस्थानी लैंग्वेज है या कोई डायलेक्ट्स हैं। तो एक समझने के आप लोगों ने जब उर्दू सीखी, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो तमाम लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं, हर लोग जो जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं ज़्यादातर उर्दू को समझ लेते हैं। तो जब आपने उर्दू सीखी तो क्या आपने ये सारे रूल्स याद किए?
मेरा नहीं ख्याल है कि आपने उर्दू सीखने के लिए या उर्दू की बोलचाल के लिए इन रूल्स की मदद ली हो। आई डाउट इट। दूसरी चीज़ कि जब मैं छोटा था तो हमें उर्दू के बेशुमार किस्म के जो है वो इसम मारफा की कितनी 5 इकसाम है जी, इसम नकरा की 13 इकसाम है, फ़लाने की इतनी है, फ़लाँ की इतनी है, फ़लाँ की इतनी है, ये होता है, ये वो होता है, करते 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 अब जब मैं देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हैं। कुछ चीज़ें याद होंगी, ज़ाहिर है बेशुमार चीज़ें भूल चुका हूँ, मगर क्या मेरी उर्दू गलत हो गई, ख़राब हो गई? अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उर्दू में जो कि अब उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं उनको भी शायद ना आते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स और स्पोकन जो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। मगर जब आप एक चीज़ को राइटिंग में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स की ज़रूरत होती है। आप स्पोकन इंग्लिश को रिटन फॉर्म में नहीं ला सकते हैं उस तरह से, जब तक कि वो डायलॉग्स ना हो। डायलॉग्स के अलावा अगर आप राइटिंग में लिख रहे हैं, ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, पेपर्स कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल से मुराद ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में अनकॉन्शियस में होना चाहिए। ये इंग्लिश अनकॉन्शियस लेवल पे जाके आएगी रादर दैन कि आप इसको कॉन्शियसली सीखने की कोशिश करें। यहाँ पे आप गलती करते हैं। अब उसको मैं मज़ीद एलेबरेट करूँगा तो आपको आइडिया होगा। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ग्रामर की तरफ कि ग्रामर को किस तरह से इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप दिन में, अब तो वैसे भी छुट्टियां हैं, तो आप दिन में 1 घंटा अगर निकाल लें, मैं इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं कहूँगा आपको कि आप इससे ज़्यादा टाइम दें, आप 1 घंटा निकालें, ज़्यादा निकालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। 1 आवर आप ग्रामर को दे दें डेली। आफ्टर 2 मंथ्स यू वुड सी द डिफरेंस। मैं कुछ टास्क्स आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है अपनी ग्रामर को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो हैं वो ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर की कोई भी किताब, आपको ये आइडिया होगा कि आप किस लेवल पे ठहरे हुए हैं ग्रामर के अंदर। क्या आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं या आप थोड़े से उससे बेहतर हैं, आप किस लेवल पे हैं। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न। आप बच्चों की ग्रामर्स भी उठा लेंगे तो आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा जो आप भूल चुके थे, या आपको पढ़ाया गया था और आपको याद नहीं रहा, या कुछ भी या हो सकता है कि आपने नज़र ना की उस तरफ, या आपको पता ही ना हो, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपने ग्रामर की बुक ले लेनी है। मैट्रिक की ग्रामर मिल जाएगी आपको 50-60 रुपए की मार्केट से मिल जाएगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर मिल जाएगी आपको, आप वो ले सकते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स को उर्दू टू इंग्लिश याद करना है। मसलन कोई भी सेंटेंस वर्ड है तो उसको पहले आपने झुकना, फॉर एग्जांपल है तो बेंड, बेंट, बेंड, आपने उसको उर्दू टू इंग्लिश याद करना है। खाना, ईट, एट, ईटन, आपने इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को सारों को याद कर लेना है। पहला टास्क आपका ये हो गया। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सेकेंड टास्क जो है आपका वो क्या है कि फिर आपने सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज को एक नोटबुक ले लेनी है और उस पर आपने लिखना शुरू कर देना है। आप उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। पहले ये देखेंगे, सिर्फ एक दफ़ा आप ये देख लेंगे कि जो बिगनिंग में रूल्स दिए हुए हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेंगे कि इस जो चैप्टर है या इस जो एक्सरसाइज है इसमें कौन से रूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। सिमरात के इसमें इट का इस्तेमाल है और देयर का इस्तेमाल है, या इसमें हैज़, हैव का इस्तेमाल है जो कि पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, एक पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो हैज़, हैव का इस्तेमाल है इसमें, या क्या है, किस तरह से है। तो हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल के लिए पहले बिगनिंग में वहाँ से आप चलेंगे। सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा कि आपने सॉल्व जो एक्सरसाइजेज हैं, आपने उनकी जो इंग्लिश लिखी हुई है आपने उस पर हाथ रख देना है, और पहले आपने उर्दू पढ़नी है, और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पेज रख दें कोई, और सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने उसको इधर हाथ रख लिया और उसके बाद आपने ये पेज रख लिया और उधर से उर्दू पढ़ी, और ख़ुद पहले आप ट्राई करें कि क्या आप सही बना सकते हैं कि नहीं, और फिर थोड़ा सा पेज नीचे करके देखें उसकी लाइन में कि आपने उसका सही ट्रांसलेशन दिया है या नहीं दिया। अगर सही नहीं दिया तो फिर आप उस सही को लिखेंगे, उर्दू भी लिखेंगे और उसकी ट्रांसलेशन भी लिखेंगे नोटबुक के ऊपर। फिर इसी तरह से सेकंड को लिखेंगे, थर्ड को लिखेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो वोकैबुलरी आपकी नहीं हो, आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आ रहे हो, तो वो आप नीचे से देख लेंगे। उसके नीचे भी दिए हुए होते हैं जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, 1-2 लगा के उनके नीचे जो है उनके वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हुए होते हैं। और उसमें तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं उसमें तो वैसे ही वो वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए होंगे या उसके पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन दी हुई होगी। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, 2 एक्सरसाइजेज करें, 3 एक्सरसाइजेज करें दिन में, ये आपकी मर्ज़ी है।
सेकंड टास्क आपका क्या है कि आपने इसी तरह से जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो है चैप्टर्स उनकी तरफ जाएंगे, या नेक्स्ट जो है टेंसेस उनकी तरफ जाएंगे। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस आ रहा है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, या ज़्यादातर रिसर्च जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, या आप डिज़र्टेशन लिख रहे हैं, डिज़र्टेशन या थीसिस आप लिख रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ट्रांसलेशन करते हुए आपने ये गौर कर लेना है, ध्यान कर लेना है कि एक्टिव एक्सरसाइजेस तो आपने करनी है, पैसिव की एक्सरसाइजेस आपने नहीं करनी। पैसिव की तरफ नहीं जाना है, आपने सिर्फ एक्टिव जो टेंसेस हैं उनकी एक्सरसाइजेस करनी है। ये आपका पहला टास्क हो जाएगा। और आप इसी तरह से इस बुक को कंप्लीट कर लें जो आपने बुक स्टार्ट की है। फिर आप कोई और बुक ले लें, उसमें से टेंसेस की एक्सरसाइजेस को इसी तरह से 2 या 3 बुक्स में आप जो है वो टेंसेस की एक्सरसाइजेस को इसी तरह से लिख के तैयार करेंगे। पैशन की बात है, जितनी आप तवज्जो देंगे आपकी इंग्लिश उतनी इंप्रूव होती जाएगी। तो एक्टिव जो हैं आपने सिर्फ उनकी तरफ रहना है, आपने पैसिव वॉइस की तरफ नहीं जाना है, एक्टिव वॉइस की तरफ आपने रहना है। तो ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर आप ये करेंगे कि इसमें आपकी वोकैबुलरी भी बहुत बढ़ेगी, बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं पता लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी। वक्त के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अगर कोई वहाँ पे आपका कोई जानने वाला हो, कोई टीचर हो, तो आप उससे जो है वो चेक भी करवा सकते हैं आफ्टर अ फ्यू टाइम्स। जो आप जो कर लें, कुछ एक्सरसाइजेस कर लें आफ्टर फ्यू डेज़, तो आप उसे चेक करवा लें कि इसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। या आपको कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप किसी से पूछ लीजिए कि इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, तो वो इंग्लिश आपको बता देगा। इसी तरह से एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर है स्पीक एंड ट्रांसलेट। ये सॉफ्टवेयर है, ये आप अगर डाउनलोड कर लें तो उसमें माइक्स बने हुए हैं। आप एक तरफ उर्दू लिखते हैं और एक तरफ इंग्लिश लिखते हैं, तो आप बोलेंगे उर्दू में कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, वो आपको टाइप भी करेगा। अगर वो सही टाइप हुआ है तो वो उसकी इंग्लिश भी बना के आपको देगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि जो सेंटेंस आपको नहीं आ रहा, या आप किसी को चेक करना चाह रहे हैं मज़ीद कि आपने सही किया है या नहीं किया है, तो आप उसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दूँगा जो उस सॉफ्टवेयर का है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पिछले दिनों मुझे मिला था तो मैंने कुछ बच्चों को तो बताया था, मगर मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन को चेक करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि जब आपने ये कंप्लीट कर ली एक्सरसाइजेज, तो उसके बाद आप दूसरी बुक की कंप्लीट करेंगे। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में स्ट्रक्चर बैठ जाएगा उसका, कि आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना आ जाएगा। यानी कि आपको जब जिस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि जिस तरह से किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर रोज़ाना एक रोड पे, जब मैं पहली मरतबा किसी समझ लें कि 15 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ कार पे, तो रास्ते में बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि कोई खड्डा आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, तो मैं उसमें एकदम से जो है वहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, या मैं उस खड्डे में से गाड़ी को गुजार लेता हूँ और जंप लगता है अच्छा खासा ज़ोर से। 1 या 2 दिन मुझे जंप लगेगा, थर्ड डे जो है मुझे वो खड्डा याद हो जाएगा कि यहाँ पे था। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मेरे अनकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाएगी, और फिर मुझे ये भी पता नहीं लगेगा कि मैंने कब गाड़ी चलाई और कब मैं घर पहुँच भी गया। जहाँ पे डेली रूटीन हो जाएगी, जब मैं प्रैक्टिस हो जाएगी मुझे उस चीज़ की, तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है खड्डा ऑटोमेटिकली है, मैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लूँगा, चाहे मैं सोच कुछ और भी रहा हूँ। तो ये एक ऑटोमेटिक चीज़ हो जाती है। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके अनकॉन्शियस में जब कोई चीज़ चली जाती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको सही बोलते हैं, आप गलत करते ही नहीं। या अगर होगा तो स्लिप ऑफ टंग होगा, वो गलत नहीं होगा, यानी कि आपको पता होगा, आपको एडवांस क्लिक कर जाएगा। इसी तरह से कोई बंदा अगर गलती करता है तो एडवांस माइंड में आता है ये बंदा यहाँ पे गलती कर गया, बिकॉज कि अनकॉन्शियस में वो चीज़ आ गई है। जिस तरह से मैं उसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि वो खाना खाती था, तो एडवांस आपको क्लिक कर जाएगा कि ये गलती कर गया है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में जा चुका है। आप विदाउट रूल्स आपको पता है कि यहाँ पे खाता था, आना था, खाती था, नहीं आना था। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप लोगों ने रूल्स याद करके नहीं करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और दिस इज़ व्हाट माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि तुम बैठ जाओ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, रूल्स के चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ नहीं आए तो मुझसे पूछ लो। तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट।
फिर आ जाते हैं आपके, जब आपके अनकॉन्शियस में स्ट्रक्चर और वो चली जाएगी जो उसका जो टेंसेस का एक स्ट्रक्चर था और उसका, तो रूल्स ऑटोमेटिकली माइंड में आएंगे। रूल्स आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आएंगे और उनका तरीका ये है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होता है मगर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन वो बन भी रही होती है और नहीं भी बन रही होती है। उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ जो है वो नहीं आ रहा होता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि वो कुत्ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है वो। इसी तरह से एक सेंटेंस है जो कि आप अगर पढ़ें ओज़िमेंडियाज़ बाय शेली, तो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है नथिंग बिसाइड रिमेन्स। अब अगर आप गौर करें तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, एस का इजाफा है इसमें। तो एक ट्रांसलेशन तो इसकी बनती है कि साथ कुछ भी बाकी नहीं रहता। अब यहाँ पे भी गौर करने कि ता है नहीं आ रहा है, सिर्फ ता आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल एक ट्रूथ है कि साथ कुछ भी बाकी नहीं रहता। और दूसरी ट्रांसलेशन इसी सेंटेंस की ये भी बनती है कि उसके साथ कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सारी ट्रांसलेशन उसके लिए आ रही हैं। तो ये नहीं होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि जी सेंटेंस है तो उसकी एक ही ट्रांसलेशन बनेगी और दूसरी को बन ही नहीं सकती है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से एक ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि जी ये तो सर ने तो ये बताया था और यहाँ तो ये और तरीके से कर रहा है। तो तरीके बेशुमार हो सकते हैं ट्रांसलेशन करने के। आपने अल्फाज का चुनाव अपना इस्तेमाल करना है। अब ब्लाइंड भी यूज़ हो सकता है एक बंदे के लिए, और उर्दू में जो है कई किस्म के वर्ड्स हैं उसके लिए, अंधा भी है, नाबीना भी है। तो आप कौन से अल्फाज का चुनाव करते हैं ट्रांसलेशन करते हुए, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनसर है। इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि करेक्ट कौन सी है, करेक्ट क्योंकि मैंने कह दिया, ये मेरे टीचर ने कह दिया इसलिए वो करेक्ट है और बाकी गलत हो गई, ये नहीं होता। फिर आप आ जाएंगे सेकंड जो चीज़ है, फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ आ जाएंगे। फिर आप एक एक दफ़ा रूल्स देखते जाएंगे और उसको भी उसी तरह से आप अटैम्प्ट करते जाएंगे। जितना जितना आप अटैम्प्ट करेंगे उतना उतना चीज़ें जो हैं वो आपके सामने क्लियर होती जाएंगी, आपका माइंड उतना खुलता जाएगा। थर्ड थिंग, जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप किस तरफ आएंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ, और उनकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। एक एक मरतबा रूल्स देखते जाएंगे उनके और फिर उनको लिख लिख के आप सिर्फ अटैम्प्ट करेंगे। और आजकल तो बेशुमार किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं कि जिसमें ये सारी की सारी सॉल्व जो है आपको एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। आपका काम क्या होता है कि सिर्फ आप उसके ऊपर एक पेपर रख दें जो कि स्ट्रेट हो, और आप कोई भी सेंटेंस या जो ट्रांसलेशन है या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो आप उसका जो लिखा हुआ है वो पढ़ें और उसके बाद उसका सही वाला जो है हिस्सा वो आप देख लें। अगर आप पहले उसको ख़ुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें या ख़ुद पैसिव बनाने की कोशिश करें या ख़ुद डायरेक्ट या का इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है आप फिर वहाँ से उसको चेक करें कि क्या आपने सही बनाया था या नहीं बनाया था, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। चौथी चीज़ क्या होती है कि आप करेक्शन से सीखते हैं। तो करेक्शन की एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी बुक्स जो मिलती हैं आपको, सब करंट ग्रामर है, ये बहुत सारी ग्रामर्स हैं, तो उसमें करेक्शन की एक्सरसाइजेज दी हुई होती हैं। अब उसमें ये होता है कि जो बहुत मोस्टली कॉमन जो सेंटेंसेस हैं जो कि लोग गलत कर देते हैं, गलत बोलते हैं, उन्होंने वही सेंटेंसेस गलत लिख के उसके बाद उनकी करेक्ट इंग्लिश बताई हुई होती है। तो आप अगर उन एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करना शुरू कर दें, अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, तो वहाँ से भी आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। उसमें प्रपोजिशंस की एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आर्टिकल्स की एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कंजंक्शन की एक्सरसाइजेस भी होती हैं, टेंसेस की एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो उसमें सारी किस्म की एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, प्रोवर्ब वगैरह जो भी आप कह लें, तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। आपका वहाँ पे एक समझ लें कि एक टेस्ट टाइप हो जाता है कि आप गलत पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आप सही जब उसकी ट्रांसलेशन या सही जब उसको पढ़ लेते हैं तो फिर आप गलती नहीं करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये सिर्फ टाइम देने की बात है कि जितना आप टाइम दे दें। तो ये सारी चीज़ें तो समझ लें कि आपकी प्रैक्टिस पर मबनी है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। आपको माइंड में कुछ चीज़ों का जो है याद रखना पड़ेगा। मसलन कि तमाम दिन की इंग्लिश जो है वो क्या है? ऑल द डे लॉन्ग, ऑल द डे लॉन्ग। और ऑल डे भी लिख देते हैं समटाइम्स राइटर, मगर आपको करेक्ट का भी पता होना चाहिए कि ऑल द डे लॉन्ग उसकी जो एक समझ लें कि फॉर्मल उसका जो मीनिंग है। इसी तरह से तमाम रात,
द होल ऑफ द नाइट, WHOLE, होल, द होल ऑफ द नाइट। और अगर आप जाते हैं तमाम साल, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? ऑल द ईयर राउंड, ROUND, राउंड, all the year round, all the day long, the whole of the night and all the year round। तो ये तीन आपने याद रख लेने। तो इसी तरह से आप याद रखते हैं चीज़ों को, और फिर आहिस्ता 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 आप देखते हैं कि आपका लेवल जो है आफ्टर 2 months आपका लेवल बहुत बेहतर हो चुका होगा। आपको हो सकता है कि ना आइडिया हो रहा हो, वो इंसान यही समझता है कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था, मगर वो कहीं ना कहीं बेहतर हो चुका होता है। तो आपने इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप बेहतर हो रहे हैं। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं सोचनी कि जी मैं बेहतर नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं आता, और मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ नहीं आता होगा और मैं भूल जाऊंगा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है। आपने एक टारगेट बना लेना है कि मैंने इसको सीखना है और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कबूल करना है और मैंने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क जो है आपका, ये आप अगर ग्रामर को आधा घंटा देना चाहते हैं, 40 मिनट देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट टास्क आपका क्या है? नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आप जो है कोई भी अच्छा सा नावल है जिस तरह जो कि थोड़ा इजी इंग्लिश में लिखा हुआ हो, वो आप उठा लें। मसलन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है विलियम गोल्डिंग का नावल, ये ऐसे नावल्स हैं जो आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, या नेट पे कोई शॉर्ट स्टोरीज़ देख लें जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ में इंटरेस्ट हो। हॉरर की स्टोरीज़ होती हैं, गॉथिक स्टोरीज़ जिन्हें कहते हैं, या दूसरी जो है गोस्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनको जो है उठा लें। क्लासिकल जो राइटर्स थे, जिस तरह 18th सेंचुरी के राइटर्स थे, उनको उठा लें और वहाँ से आप जो है वो स्टोरीज़ को पढ़ना शुरू कर दें। जो वर्ड्स नहीं आए उनको अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग साइड पे लिखें। इससे आपकी वोकैबुलरी वक्त के साथ इम्प्रूव होती जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी है इसमें आपने। जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ ज़्यादातर मैंने देखी हैं, जितने भी ड्रामेटिस्ट नॉवलिस्ट्स देखे हैं ख़ास तौर पे, तो वो स्टार्टिंग में इतनी मुश्किल इंग्लिश लिख देते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती है। तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि अंडरलाइन कर लेना है, उनके मुश्किल वर्ड्स लिख देने हैं। 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपको ओवरऑल एक पेज पे मतलब समझ आना शुरू हो गया है। तो उससे भी आपका जो जब आप बार बार सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे, लोगों के डायलॉग्स को पढ़ेंगे, गौर से थोड़ा तवज्जो से पढ़ेंगे, नहीं है कि आप भागम भाग पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा स्लोली पढ़ लें, कोई बात नहीं। रीडिंग आपकी फास्ट होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडिंग जो है वो फास्ट होती जा रही है। ये दिमाग को आपने ट्रेन करना है एक तरीके से। इन अदर वर्ड्स कि आपने चीज़ों को जब सीखना है किसी चीज़ को, तो आपने एक स्लो प्रोसेस के ज़रिए दिमाग को ट्रेन करना है। और याद रखें कि अगर आपका दिल जो है वो समझ लें कि भर गया है, युक्ता गया है, तो आप 2 घंटे भी बुक खोल के बैठे रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप थोड़ी देर जाके रेस्ट कर लें। और एक चीज़ ये जहन में रखें कि 1 आवर आप ये मोबाइल वगैरह और चीज़ें साइलेंट पे लगा के आप साइड पे रख दें, और आप ये बात जहन में रख लें कि अब ये 1 आवर जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को देना है। इस 1 आवर में मैंने कुछ नहीं करना है, और जो भी मैं करूँगा इस 1 घंटे के बाद करूँगा, और दिन में मैंने 1 घंटा या 2 घंटे या जितना भी आप निकालना चाहते हैं मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए निकालना ही निकालना है। तो उससे आप ये देखेंगे कि आपकी तवज्जो जो है इधर उधर नहीं भटकेगी, बार बार मोबाइल की तरफ नहीं जाएगी। मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें या टर्न ऑफ कर दें उसको, ठीक है। और आप स्टेटस लगा दें कि आई एम गोइंग टू स्टडी, और मैं जो है आई एम टर्निंग माई मोबाइल ऑफ। तो आप जो है पुटिंग माई मोबाइल ऑफ, तो आप जो है मैं उसमें आप स्टडी कर लें, ताकि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप किसी की कॉल ना आ जाए, किसी की कॉल तो नहीं आई हुई है, मैंने साइलेंट पे लगाया हुआ है, फला। जब ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो एक तरफ ही रहेगा, और वो होगी स्टडीज़ आपकी, और आप पूरी तवज्जो से कंसंट्रेशन से स्टडी कर पाएंगे। और जिस वक्त देखिए नॉलेज इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू लर्न, डिफ़िकल्ट है, मगर जिस वक्त आपको नॉलेज हासिल हो जाता है, जिस वक्त आपके हाथ में आ जाता है, तो फिर आपको इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने वाकई कुछ अचीव किया है। और ये खुशी उसी वक्त आपको आएगी जिस वक्त आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो देंगे और टाइम लगाएंगे, ऐसे नहीं आएगी। अगर कोई आपको फिर भी प्रॉब्लम्स हैं किसी किस्म की, या कोई भी चीज़ आप मज़ीद पूछना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपको कोई चीज़ पे मैं उस पर मज़ीद जो है आपको लेक्चर दे दूँगा इस पर पार्ट 2 का नाम करके, और हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश पार्ट 2, या हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामर पार्ट 2 इंग्लिश ग्रामर। तो उस पर जो है फिर मैं मज़ीद आपको जो है बता दूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे, या जो आपको कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से क्या करना है। बहरहाल मैंने जितना कोशिश कर सकता था मैंने आपको ईजी कर दिया है इसको, कि यही तरीका है जिससे आप इंग्लिश सीख पाएंगे।
कि आपने अपने अनकॉन्शियस में लेके जाना और कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स का बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर्स भी सुन सकें। और मेरे बाकी लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने जो लोग जो प्राइवेट एम इंग्लिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनको भी आप जो है वो रिकमेंड करेंगे चैनल। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आपके दोस्त हों तो उनसे कहें कि अपने दोस्तों को आगे रिकमेंड कर दो, क्योंकि इस चैनल का मकसद, मैं अगेन यही बात कर रहा हूँ कि इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने फ़ंड रेज़ करने हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात वैसे ही बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसमें थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ आप जो है ये इसमें शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला आपको भी अजर दे इस चीज़ का कि हम मिल के ही इस एफ़र्ट को कर सकते हैं कि इसमें किसी का कुछ जा नहीं रहा है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स देंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, मगर अगर फ़ंड्स आ जाएंगे तो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो जाएगी और उसका अजर अल्लाह ताला ने आपको देना है, मैंने तो नहीं देना है। और मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ इस काम को, आप सब लोगों की मुझे हेल्प की ज़रूरत है कि इसको जितना भी अपने कज़न्स से, और इस तरह से अगर आप स्टेटस लगा देते हैं तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। आपने क्या करना है कि आपने पर्सनली जितने भी लोगों को, आप 2-3 लोगों को रोज़ाना भी कह दें, अपने जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं 2-3 लोगों को आप रोज़ाना मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें और उनको कहें कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और बताएं उनको कि ये फ़ंड रेजिंग के लिए बनाए गए हैं चैनल्स, तो लोग ज़रूर करते हैं। जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं वो ज़रूर करेंगे। और उसका फिर ये है कि उनको भी कहें कि अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा, जितना जिसका कंट्रीब्यूशन होगा वो उतना ही अल्लाह ताला जो है उसको अजर देगा। और ज़रूरी नहीं है कि अजर आपको उसी वक्त मिल जाए, आपको किसी न किसी वे में लाइफ में ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला किसी का हक़ नहीं रखता। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।